नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 13 दिसंबर सोमवार की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। दोस्त ना रहा। शक के चलते एक युवक ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 दिन पहले गौतमपुरा मोहल्ले में कबूतर खाना निवासी आकाश घनगर घायल हालत में मिला था। जब तक उसे अस्पताल भेजा गया उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आकाश के साथ एक युवक को देखा गया। उसकी पहचान पवन पिता दगड़ू के रूप में हुई। दगड़ू को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हो गया। पवन ने बताया कि राजू उसकी पत्नी पर गलत निगाह रखता था, इसके चलते वो परेशान था, इसलिए उसने आकाश के सर में फंसी से वार कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी पंडीनाथ, सीएसपी सराफा मौके पर पहुंचे और देखा एक युवक जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल होगी वहां पर पड़ा हुआ है और उसके सिर में चोटों का निशान होकर पर्याप्त खून बह गया है। तत्काल उसको मौके से एमआईएच रवाना किया गया, जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। थाना प्रभारी पंडीनाथ तथा उनकी टीम द्वारा सीएसपी सराफा के मार्गदर्शन में आसपास के 50 सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और ये पाया कि एक जगह मृतक और उसके साथ में एक अन्य युवक दिख रहा है। उस फोटो की पहचान कराई गई तो पवन नामक व्यक्ति का होना पता लगा। इंदौर लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मृतक आकाश मेरी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था और बीच में 1-2 बार उसने उसके साथ में गलत हरकत भी की थी। जब मेरी पत्नी ने ऐसा बताया तो मेरे द्वारा उसकी हत्या कर दी। साथ में बैठ के शराब पी रहे थे और इसी बात पे बात उठी और उसने फरसी से उसके सिर में 3-4 बार किए और उसको मरा समझ के वो वहाँ से भाग गया। इस पूरी टीम ने, जिसमें एक अज्ञात हत्या के अपराध को इतनी तत्परता से पतारसी कर आरोपी को गिरफ्तार किया, मेरे द्वारा 5,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही पुलिस ने नए प्रयोग शुरू कर दिए हैं। नाइट चेकिंग में ड्रोन का प्रयोग करने के बाद सोमवार को पुलिस अधिकारी साइकिल से शहर की सड़कों पर निकले और आम आदमी से चर्चा की। दरअसल एडिशनल डीसीपी राजेश व्यास ने थाना प्रभारियों के साथ अपना क्षेत्र खंगाला। जूनी इंदौर और भंवरकुआं थाने के बल के साथ निकले व्यास ने आम आदमी से चर्चा की, पुलिसिंग और कमिश्नरी के संबंध में लोगों से जानकारी साझा की। डीएसपी महेश चंद्र जैन के मुताबिक पहले भी पुलिस जनता के बीच जाकर समस्या सुनती थी और अपराधों को नियंत्रित करती थी। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद इसे और बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एडिशनल डीसीपी ने इसकी शुरुआत की है। अब ये व्यवस्था पूरे शहर में लागू की जाएगी। हालांकि नई व्यवस्था से आम आदमी को क्या लाभ होगा ये समय ही बताएगा। फिलहाल तो पुलिस के इस तरीके की तारीफ तो की जा सकती है। थाना प्रभारी का नंबर और बीट प्रभारी का नंबर, जैसे गार्डन में भी कहीं पर डिस्प्ले होना चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को कोई समस्या जाए सुबह तो आपके पास नंबर ही नहीं होगा, ठीक है ना। और अपने नंबर आप है ना अपने मोबाइल में डालिएगा, वो नंबर हम डिस्प्ले करवा देंगे, लेकिन उसके बाद में वो नंबर डालिए, जरूरत पड़ने पर तुरंत आप बता सकते। पुलिस पहले भी जनता के साथ थी और जनता के पास थी, परंतु वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों का उद्देश्य है, निर्देश है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा उनके समीप जाएं, आम जनमानस का विश्वास अर्जित करें। और इसी कड़ी में कल कमिश्नर साहब के निर्देश पर ये व्यवस्था शुरू की गई है कि जहां सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वहां आसपास के थाने के हमारे पुलिस अधिकारी और जवान जो ड्यूटी पर हैं वो भी आम जन के बीच मॉर्निंग वॉक पर जाएं, साइकिल चलाएं, ताकि 2 फायदे होंगे। ना केवल आम जनमानस के बीच में पुलिस की उपस्थिति सामने आएगी, साथ ही साथ उनकी अपनी सेहत के लिए भी, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर रहेगा। इंदौर में कोविड पॉजिटिव मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब 5 साल की बच्ची सहित 7 नए पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 55 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 6 लोग ठीक भी हुए हैं। अस्पताल में भर्ती संक्रमितों में अब 11 बच्चे हैं।
हालांकि ये सब एसिम्प्टोमेटिक है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 3 मरीज राजेंद्र नगर के हैं। 5 साल की बालिका के बारे में अन्य जानकारी निकाली जा रही है। अच्छी बात यह है कि वो स्कूल नहीं जाती है। शादी समारोह में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे तेजाजी नगर के एक होटल से चुराए गए गहने बरामद किए गए हैं। दरअसल सारी का पति जितेंद्र जैन ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि स्काईलाइन रिजॉर्ट में वो शादी में शामिल होने गई थी। उन्होंने अपनी गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, नेकलेस, इयररिंग कमरे में छोड़े थे। कमरे का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश उनकी ज्वेलरी ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में रिजॉर्ट में आता दिखा। इसके शिनाख्त मरोद फाटा निवासी भोला दुबे के रूप में हुई। पुलिस ने हिरासत में लेकर भोला से पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। उसके घर से 2 लाख कीमत की ज्वेलरी बरामद की गई है। तत्काल मेरे द्वारा जो मैं अवकाश पे था, किंतु मेरे द्वारा अपने थाने से स्टाफ को भेजकर मैंने पूरी टीम को लगाकर चेक करवाया और फुटेज के आधार पर पुलिस ने जो है वो आरोपी की शिनाख्त की और लगभग 2 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और आरोपी ने ना नुक्कर करते हुए पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो थी वो बरामद कराई, लेकिन ओरिजिनल नहीं कराई, बहानेबाजी करता रहा और लास्ट में पुलिस ने लगातार पूछताछ जब उससे जारी रखी तो उनका जो ओरिजिनल हार था वो भी बरामद कर लिया, जो कीमती हार था और लगभग उन्होंने 3.5 लाख रुपए का हार का बिल था और उस पर कार्रवाई की गई और जब्त कर लिया गया आरोपी से। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है? आरोपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है और वो बड़े अच्छे तरीके से सूट बूट में जाकर उसने जो है प्रवेश किया और गेस्ट बनकर गया और रूम में जाकर पीछे के रास्ते से जो स्लाइडिंग डोर है वहाँ से उसने प्रवेश कर लिया और उसके बाद जो है सामान लेकर चला गया था। शहर में धोखाधड़ी के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक दंपत्ति से कागजात लेकर एक युवक ने अलग अलग बैंकों से कार उठा ली और 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। दंपत्ति ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल विशाल परेता और उनकी पत्नी को उनके ही परिचित नवीन सिग्नोदिया ने चूना लगा दिया। नवीन ने दंपत्ति को कार लोन दिलाने का झांसा दिया। उसने अपना परिचय फाइनेंसर के तौर पर दिया था और बताया था कि वो निजी बैंकों से आकर्षक दर पर कार लोन दिलवाता है। इस बहाने आरोपी ने विशाल से कागज लिए और इन कागजातों के जरिए उसने 3 कार लोन पर ले ली। बैंक में जब समय पर किस्त नहीं पहुंची तो तगादा शुरू हुआ। जब दंपत्ति को ठगी का पता चला, उन्होंने नवीन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बैंक प्रशासन ने बताया कि नवीन पहले भी 2 लोगों के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपी नवीन सिग्नोतिया ठाकुर यही निपानिया में रहता है। इसने फरियादी विशाल परेता व उसकी पत्नी के साथ धोखाधड़ी करते हुए उन्हीं के नाम पे उन्हीं के दस्तावेज यूज़ करके 3 अलग अलग कार पे कार लोन ले लिया और फरियादियों के खाते में अमाउंट ना ले जाकर खुद के अकाउंट में पैसा डलवा लिया, करीब 16 लाख रुपए। इस प्रकार फरियादी के साथ धोखाधड़ी। फरियादी महालक्ष्मी नगर के रहने वाले हैं। ट्रेवल्स एजेंट नहीं था ये, एक प्रकार से जो बैंक से प्राइवेट एजेंट अटैच रहते हैं, लोगों को लोन दिलवाते हैं, तो इनको बैंक से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ इस बात का मिल जाता है कि आप अपने अकाउंट में लोन करवा सकते हैं, फिर अपने क्लाइंट्स लोन दे सकते हैं। इस चीज का फायदा उसने उठाया और बैंक के साथ भी एक प्रकार से धोखाधड़ी कर, फरियादी के साथ भी धोखाधड़ी। लसूड़िया थाना क्षेत्र के स्कीम 78 में रहने वाली एक युवती के साथ कटनी का युवक 3 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। शादी करने के बाद युवक टालता रहा और फिर बाद में उसने युवती का फोन उठाना ही बंद कर दिया। युवती ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल युवती की कटनी निवासी कपिल मिश्रा से दोस्ती थी। कपिल इंदौर में ही रह रहा था। उसने युवती से शादी का झांसा देकर पहले दोस्ती की, फिर वो संबंध भी बनाने लगा। शादी की आस में युवती भी संबंधों के लिए तैयार हो गई। 3 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। बाद में कपिल ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी और फोन उठाना भी बंद कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। स्कीम 78 निवासी पीड़िता के साथ कपिल मिश्रा नाम के व्यक्ति ने, जो कि कटनी का स्थायी निवासी है, 4 साल तक शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए। लड़की को घुमाया फिराया भी, कभी होटल में भी ले गया कई बार। इस प्रकार शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं और लड़की ने जब शादी का बोला तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। आरोपी कटनी का मूलतः निवासी है, प्राइवेट नौकरी करता है। पीड़िता भी प्राइवेट नौकरी ही करती थी। पहले दोनों इंदौर में साथ में करते थे। लड़का पिछले कुछ समय से वापस कटनी चला गया।
इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होते ही पुलिस की सख्ती भी शुरू हो गई है। रावजी बाजार पुलिस ने इसके चलते ही पिस्टल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। मोती तबेला क्षेत्र से अमीन पिता नाजिर को पकड़ा गया है। आजाद नगर का रहने वाला अमीन पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। शंका होने पर उसे पकड़कर उसकी तलाशी ली गई तो पिस्टल बरामद हुई। दरअसल उसका मोती तबेला क्षेत्र में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार से विवाद हुआ था। उसका बदला लेने के लिए ही वो यहाँ आया हुआ था। ये हमारे मोती तबेला के पास जीनत मस्जिद करके है, वहाँ से इसको पकड़ा था। इसके पास एक देसी पिस्टल और एक जिंदा राउंड मिला था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये आज़ाद नगर मथुरा मैदान के पास सुमिति नगर के पास रहता है। अमीन पिता नज़ीर मोहम्मद है, उम्र 45 वर्ष है इसकी। इसके यहाँ जीनत मस्जिद के पास रिश्तेदार हैं। इनके परिवार का आपस में किसी बात को लेके फ़ोन पे कुछ वाद विवाद हो गया था। उसी में ये लोग आए और इनके साथ मारपीट करने के लिए आए थे यहाँ पर। तो जब पुलिस को सूचना हुई तो ये सब भाग गए इधर उधर। जब पुलिस पहुंची तो अलग अलग जैसे ये मोती तबेला के पास से ये गाड़ी में इसको पकड़ लिया था कल, कि इसके पास से अवैध पिस्टल मिली थी। अपराध वही जो फ़ोन पे इनका आपस में विवाद हुआ था, उसी क्रम में ये वहाँ से आए थे लड़ाई करने के लिए। नहीं, पूर्व में तो अभी कोई रिकॉर्ड की जानकारी नहीं मिली है। आज़ाद नगर थाने संपर्क कर रहा है। बाणगंगा पुलिस ने एक महिला को गांजे के साथ पकड़ा है। उससे 1.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। इसकी कीमत हजारों रुपए है। दरअसल बाणगंगा पुलिस को सूचना मिली थी कि गणेश धाम कॉलोनी की रहने वाली महिला लंबे समय से गांजा बेच रही है। इस सूचना पर गणेश धाम पहुंची पुलिस ने वंदना ठाकुर को हिरासत में लिया। उससे 1.5 किलो गांजा बरामद किया गया। महिला के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की नशाखोरी नहीं होना चाहिए क्षेत्र में, और जो ड्रग्स के जो सौदागर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई लगातार पिछले महीनों से चल रही है। उसी तारतम्य में आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला जो है वह गांजा बेच रही है। तो हमारे यहाँ महिला उप निरीक्षक द्वारा तत्काल घेराबंदी करके उस महिला को पकड़ा गया, जिसके पास से 1.5 किलो करीब गांजा बरामद हुआ। महिला का नाम वंदना, पिता रंजीत सिंह ठाकुर है। गणेश धाम कॉलोनी पीछे दरगाह के पास से उससे ये गांजा पकड़ा गया है और अभी कार्रवाई चल रही है उसको लेकर। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र में हुई है। यहाँ के कोहिनूर कॉलोनी का रहने वाला शाहीन शेख हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। ये घटना के समय लाइन के नीचे काम कर रहा था। रहवासी उसे लेकर अस्पताल गए, लेकिन तब तक जान जा चुकी थी। पश्चिम बंगाल का रहने वाला शाहीन मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता था। आज वो काम करने नहीं जा रहा था। ठेकेदार ने, वो बड़ा ठेकेदार ने जो है, उसको ठेकेदार ने जबरदस्ती काम पे ले गया उठा के। ऊपर हाई टेंशन में लाइट थे, उसमें अटैक टिक गया था, उसमें अटैक के मर गया बच्चा। शाहीन शेख कोहिनूर कॉलोनी में रहता है। अभी काम करने बंगाली कॉलोनी में गया था काम करने में। वेस्ट बंगाल से अपन आए, बंगाल का कलकत्ता करने। सभी साथ जब घटनाक्रम हुआ नहीं, मैं दूसरी जगह में था। अपने से भतीजा वो ये मजदूर है और मकान पे काम कर रहा था। करंट लगने से डेथ हो गई। ये मित्र बंधु नगर में मकान बन रहा था, उसमें डेथ हो गई। इसका नाम है साहिल शेख, पिता अशरफ शेख, उम्र 22 साल, निवासी कोहिनूर कॉलोनी, नहीं बंगाल का है। ये कम से कम 5, 7, 8 मजदूर हैं। तो ये बड़े किराए पे रहते थे, काम करते मजदूरी का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई है। इंदौर की 4 जनपद पंचायत महू, सावेर, देपालपुर और इंदौर के लिए 20 दिसंबर तक नामांकन भरे जाएंगे और 23 तक नाम वापसी हो सकेंगे। जनपद पंचायत सदस्य के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के नामांकन हो रहे हैं। 6 जनवरी को इन जनपदों में मतदान होगा। नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम तय किए हैं और इसके मुताबिक उम्मीदवार के घर में शौचालय होना जरूरी है। सरकारी जमीन पर उसका कब्जा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति मिलती है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन इस बार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीकों से देने की व्यवस्था आयोग ने की है, जिससे कि लोग ऑनलाइन भी अपना नाम निर्देशन कर सकेंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके निश्चित स्थान बनाए गए हैं और AROs की नियुक्ति भी हो गई है। जनपद में AROs जो हैं वो SDO होंगे और उनके अंडर में AROs भी हैं, और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर महोदय ARO हैं और उनके सहायता के लिए 2 ARO लगाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण शर्त ये रहेगी
इलेक्शन में कि जितने भी लोग लड़ना चाहते हैं उनसे यह अपेक्षित है कि वो अपने घर में टॉयलेट उनके हो, परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। हाँ, परंतु यदि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला किसी के खिलाफ प्रूफ है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ऐसे भी उसमें व्यवस्था की गई है। वाराणसी में हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कांटा फोर्ट शिव मंदिर में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। इस दौरान भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने सपत्नीक पूजा की। मीडिया से बात करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंदिरों का विकास हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का डेवलपमेंट इसका उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा विश्वनाथ धाम का उत्कृष्ट निर्माण हुआ है। बाबा धाम के लिए लोगों ने अपनी संपत्ति और मकान तक छोड़ दिए। विजयवर्गीय ने कहा कि राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ, महाकाल बाबा के मंदिरों का विकास हो रहा है। ऐसा विकास देश में पहली बार हो रहा है। करता यह है कि घाट से आप देख सकते हैं, मेरे पीछे ही वो ललिता घाट, जहाँ पर जिसके बारे में अभिषेक भी अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ठीक काशी विश्वनाथ धाम का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के मार्गदर्शन में वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, उसमें योगी जी की और प्रधानमंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं लगभग प्रतिवर्ष वहाँ जाता हूँ। पिछले साल कोरोना के कारण 2 वर्ष नहीं गया था, अभी 2 साल बाद गया तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का विकास, और जो वहाँ के लोगों ने अपनी पैतृक संपत्ति बरसों से रह रहे थे वो मकान छोड़कर बाबा विश्वनाथ के लिए प्रदान किया। मैं समझता हूँ उनकी भी प्रशंसा करना चाहिए। एक अद्भुत स्थान बन गया। और वहाँ जाने के बाद एक तकलीफ़ होती थी कि मंदिर बहुत छोटा दिखता था और बाकी चीज़ें बड़ी दिखती थी, पर अब मंदिर की विशालतम स्वरूप को देखकर मन प्रसन्नचित है। और मैं समझता हूँ यह शुरुआत है। राम मंदिर इधर बन रहा है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर इधर बन रहा है, महाकाल का विकास इधर हो रहा है। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका विकास हो रहा है। आज़ादी के बाद इस प्रकार के धार्मिक स्थलों के विकास पहली बार हुए जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो आपने देखी आज की कुछ ताज़ा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।